मैं BL साय सहायक प्राध्यापक भूगोल शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा। आज मैं प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत प्रक्षेप के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले पीरियड में साधारण बेलनाकार प्रक्षेप में हम समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप का अध्ययन किए। आज बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के बारे में अध्ययन होगा। प्रक्षेप अंग्रेजी में सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसको नाम से ही हम जान सकते हैं कि समक्षेत्रफल प्रक्षेप नाम है। क्षेत्रफल लगभग सम इसमें माना जाता है। इस प्रक्षेप का निर्माण सन 1772 में हुआ था। इसको लैम्बर्ट नामक मानचित्रकार ने इसकी रचना की थी। इसमें एक कल्पना करते हैं कि इस तरह से पारदर्शक ग्लोब है। इस प्रकार से हम तैयार करते हैं। इस ग्लोब में केंद्र में प्रकाश ये हैं और इसका प्रकाश इस साइड होगा। तो चूंकि बेलनाकार कागज का खोल चढ़ाते हैं तो इस प्रकार से ये बेलनाकार का एक हिस्सा यहाँ पर बना दें। वैसे शेष तो इस प्रकार से बेलनाकार बनेगा ही, लेकिन अपन को समझना है यहाँ से। तो यहाँ से प्रकाश इस तरह से प्रकाशित होगा और उसको बाद में हम गणित के द्वारा सीखेंगे। और यहाँ से भूमध्य रेखा की लंबाई इस तरह से मानी जाएगी और प्रक्षेप इसमें बनाएंगे। उस समय जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसी प्रकाश के कारण अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो इस प्रक्षेप में सिर्फ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मापक शुद्ध होते हैं और उत्तर और दक्षिण जाएंगे तो मापक में अशुद्धियाँ होंगी। तो ये शुद्ध आकृति प्रक्षेप भी नहीं है, ना शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है, मात्र इसमें क्षेत्रफल ही सम रहेगा। तो ये बहुत अधिक दूर तक इसको हम इसमें प्रक्षेप नहीं बना सकते हैं। 45 अंश उत्तर से 45 अंश दक्षिण तक के जो क्षेत्र होंगे उनको हम सामान्य रूप से बना सकते हैं। इसमें विश्व का मानचित्र बनाएंगे, लेकिन ध्रुव की ओर ये आकृति जो है बिल्कुल विकृत हो जाती है, सही दिखाई नहीं देती और बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। तो इसमें हम इसको बनाने के लिए एक प्रश्न देखते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा। इसे हम बनाने के लिए प्रदर्शक भिन्न 1:27 करोड़ पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें प्रक्षेपांतराल या मध्यांतर 15 अंश हो। इस प्रकार से प्रश्न है। इसको एक संक्षेप में लिख दिया गया है। तो इसमें हल करने से ये सब में अर्धव्यास निकालना पड़ता ही है। तो पहले लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पहले भी उसी तरह से पढ़े थे। जैसे पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ इसमें लिया गया है और प्रदर्शक भिन्न का हर 27 करोड़ है। इसको भाग करने पर 0.92 इंच आएगा। ये इंच में है और इसको हम सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास सेंटीमीटर में 63 करोड़ 50 लाख है और प्रदर्शक भिन्न का हर 27 करोड़ से भाग देंगे तो 2.35 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से अर्धव्यास अपन निकाल लिए। उसके बाद है भूमध्य रेखा की लंबाई। इस सूत्र वैसे ही 2πr 2 × 22/7 × 0.92 बराबर 5.78 इंच। तो अगर इससे हम इसको गुणा करते हैं 0.92 इंच तो इंच में निकलेगा और इसमें 2.35 का लगाते हैं तो यहाँ पर 14.77
सेंटीमीटर आएगा। ये मैंने किसी में भी बना सकते हैं। अगर ये इंच में है तो इसका कैलकुलेशन हम इंच में लेंगे, अगर सेंटीमीटर में निकाले हैं तो सेंटीमीटर। तो पहले प्रक्षेप बनाने के लिए इसमें इंच में हम निकाले हैं तो 0.92 इंच का एक वृत्त का चतुर्थांश लेंगे। जैसे ये इधर से भी वृत्त रहता तो केंद्र है ये, इस प्रकार से 0.92 इंच का इस तरह गोल करेंगे। और यहाँ से चूँकि केंद्र है, केंद्र से प्रकाश प्रस्फुटित होने का एक इसमें आभास हो रहा है कि इस प्रकार प्रकाश है। तो यहाँ 0 अंश हुआ। चांदे से हम 15, 30, 45, 60, 75 और 90 लेंगे। इधर भी 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 का है। क्योंकि इसमें जो बताए थे हम अभी कि भूमध्य रेखा यहाँ से मानेंगे, न कि ये होगा। तो यहाँ से हम, क्योंकि ये बेलनाकार कागज का खोल है, जैसे इसको अभी फिर से एक बार समझ सकते हैं अपन इस प्रकार से। ऐसे तो ये बेलनाकार कागज के खोल में ये भूमध्य रेखीय स्थान पर स्पर्श हुआ है। तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पर स्पर्श हुआ है ये थोड़ा सा। तो ये इस बात का संकेत है कि यहाँ से हम भूमध्य रेखा की लंबाई 5.78 इंच लेंगे, और अगर सेंटीमीटर में लेना होता तो 14.77 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एक ही दूरी होगी। ये जो लंबाई ये है उतना ही यही है, तो किसी में भी हम खींच सकते हैं। तो यहाँ से ये दूरी है 5.78 इंच। अब यहाँ से जो प्रकाश प्रकाशित है इस प्रकार से ये 15 अंश का यहाँ, तो उसके करके फिर इसको सीधा, तो ये 15 अंश का निकल गया, 30 का इसी तरह से, और ये भी 45 का, फिर ये सीधा 60 का, फिर इधर 75 का बिल्कुल सटा हुआ लगभग, और 90 का बिल्कुल किनारे का है। इसी प्रकार दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसी तरह से बनाते हैं। तो ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा में देखेंगे ये दूर है, 0 से 15 अंश इतना गैप, और उसके बाद 15 से 30 ये कुछ कम हो गया है, और 30 से 45 अंश का ये है, तो ये 45 अंश और कम हो गया, 45 से 60 और बहुत कम हो गया, और 60 से 75 में बहुत ही ज़्यादा कम, और 75 से 90 में लगभग सटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है मानचित्र बनाते समय इसमें आकृति बिगड़ जाती है, और देशांतर रेखाएं जो है बराबर दूरी पर होंगी। पिछले में भी अपन पढ़े थे कि ये 15 अंश है प्रक्षेपांतराल, जिसे 0 के बाद यहाँ 15 तो नहीं लिखे, क्योंकि इस साइड में इसको लिखते तो घना हो जाता, इसलिए इसको 15 को गैप कर दिए, डायरेक्ट 30 लिखे हैं 2 के बाद, इसलिए यहाँ भी नहीं। तो यह 15 प्रक्षेपांतराल है, मध्यांतर 15, तो 360 होते हैं वृत्त में, तो 360 को 15 से भाग दे देंगे तो 24 भाग होगा। तो यहाँ से खींच के हम 24 भाग बनाएंगे, जैसा कि सेट स्क्वायर में बनाया जाता है इसको। तो ये 24 भाग बांट दिया जाएगा, और ये देशांतर ये निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्षेप तैयार हो जाता है। अब इसमें 45 तक के, जैसा कि बताया था 45 अंश, और इधर भी है 45, यहाँ तक के मानचित्र हम बना सकते हैं। लेकिन इस साइड का मानचित्र विश्व का बनाएंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा, आकृति में विकृति आएगी, कोई समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो कुछ जैसे अलास्का हुआ, और इधर रूस का पूर्वी भाग हुआ, नॉर्वे वगैरह हुए, ये सब अपने आकार से कई गुने बड़े हो जाते हैं और चपटे भी दिखाई देते हैं। ये आकृति अच्छी नहीं हो पाती है। और इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो उपज वगैरह हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, और कभी कभी पेट्रोल वगैरह का भी इसमें जो खनन क्षेत्र हैं उसको भी दिखाए जा सकते हैं, यानी ये बीच के भागों को। तो इस प्रकार से इसमें हम भूमध्य रेखीय भागों को दर्शाते हैं, और रबर वगैरह, नारियल वगैरह जो भी है उसको यहाँ पर वितरण दर्शा सकते हैं। पहले इसमें
विश्व का मानचित्र बनाना होगा, क्योंकि संसार का मानचित्र बनाने के लिए कहा गया है इधर जो भी आकृति हो उसी तरह से विकृति जैसा भी हो उसको तैयार करना होता है। तो ये विश्व का मानचित्र इसमें आप बनाएंगे और ये पूरा ये प्रक्षेप तैयार हो जाएगा। इसमें स्केल 3 प्रकार का रहेगा ही, जैसे RF 1:27 करोड़, जैसे कि ये है, इसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF माने। और उसके बाद एक कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक में किस प्रकार से निकाला गया कि ये जो 27 करोड़ है इसको हम मील में, ये 1:27 करोड़ यानी मानचित्र का 1 इंच की दूरी, यहाँ कोई भी 1 इंच की दूरी धरातल की 27 करोड़ इंच को प्रकट करता है। तो ये 27 करोड़ इंच है, इसको हम मील में बदल देंगे तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, इसलिए 63,360 से इसको भाग दे देंगे 27 करोड़ को, तो 1 इंच बराबर 4260 होगा। वैसे तो भाग करने पर 4261 होगा, लेकिन हमेशा इसको शून्यांत में रखा जाता है। अगर ये 4264 तक भी रहता तो 4260 ही रखते, 4265 होता तो चाहे 70 हो सकता है या 60 हो सकता है, यानी यहाँ पर 5 होने से 70 भी लिख सकते और इधर 60, तो इसको हम 61 था इसलिए 60 कर दिए। इसी तरह से रेखीय मापक है 0, उसके बाद इधर 2 इंच का खींच दिया गया, 1 इंच में 4260 यही, और दूसरे इंच में इसका डबल 85-20 ये मील्स हो जाएगा। और उसके बाद ये आधे इंच पर 2130 और फिर ये 4260 4260 मील। तो इस प्रकार से प्रक्षेप में अक्षांश देशांतर और ये जो स्केल ये सब रहना जरूरी है, माने मानचित्र पर। मानचित्र इसमें हम बनाएंगे तो अक्षांश देशांतर भी हुआ और ये स्केल भी हुआ। पहले ही बताया गया है कि मानचित्र उसे हम मानेंगे कि जिसमें अक्षांश और देशांतर हो और स्केल हो, तभी हम उस मानचित्र को अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इसी स्केल के आधार पर हम इसमें भूमध्य रेखीय भागों में नाप देंगे। कहीं पर जैसे यहाँ से 1 इंच नाप देंगे तो ये निश्चित रूप से 4260 मील हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पर नापना चाहेंगे तो वो उतना नहीं होगा। इसमें बात है क्षेत्रफल शुद्ध होने का, तो उसको अपन समझ सकते हैं कि देखें कि यहाँ पर ये जो देशांतर रेखा है बिल्कुल सटे हुए होते हैं, यानी यहाँ पर पूरा सट जाएंगे इस प्रकार से चारों तरफ से। तो ये सटा हुआ और ये जो है ये अक्षांश नहीं सटे, थोड़ा दूर दूर में है, तो ये अक्षांश के बीच में सटे हुए और ये नहीं सटे, उल्टा हुआ, तो इसलिए क्षेत्रफल जो है लगभग बराबर हो जाते हैं। इस बात की कमी को पूर्ति देशांतर रेखा द्वारा हो जा रही है। यहाँ सटा हुआ ये देशांतर है, यहाँ सटा हुआ देशांतर नहीं दिखाई दिया, तो दोनों में सामंजस्य होकर क्षेत्रफल जो है सही हो जा रहा है, इसलिए इसको शुद्ध माने सम क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। तो ठीक है, इतना ही इस प्रक्षेप में, और इसके बाद समाप्त हो जाता है। इसकी उपयोगिता और विशेषताएं वगैरह लिखने का रहता है। इसमें अक्षांश रेखाएं सीधी होती हैं, अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी घटती चली जाती है, और देशांतर रेखाएं बराबर बराबर दूरी में होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार से ये विशेषताएं हैं। इसकी उपयोगिता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थित जो भी उपज हैं, जैसे रबर वगैरह, नारियल वगैरह जो भी हैं, उनको उनके वितरण दर्शाने के लिए उपयुक्त है। तो ये इसकी उपयोगिता है, और ध्रुवों की ओर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, आकृति में विकृति आदि हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।